हे गाइस, तो हम लोग अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और मैंने लास्ट वीडियो में आपको टेलर के बारे में बताया था। टेलर के 4 प्रिंसिपल्स के बारे में बताया था। जिन बच्चों ने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा वो जाकर देख लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके 4 प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टेलर की टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। 4 टेक्निक्स थी बच्चों, मैंने आपको बताया था 4 प्रिंसिपल और 4 टेक्निक्स थी, ठीक है। तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पहली टेक्निक का नाम है फंक्शनल फॉरमैनशिप। क्या नाम है सर? फंक्शनल फॉरमैनशिप, ये पहली टेक्निक है। इसमें टेलर क्या बोलता था सर? टेलर बोलता था कि जो भी फैक्ट्री मैनेजर है, फैक्ट्री का जो भी फैक्ट्री का मैनेजर है, ठीक है, उसके अंडर में 2 इंचार्ज होने चाहिए। पूरा सुन लेना, फिर मैं मतलब बताऊंगा क्यों होगा ऐसा। एक प्लानिंग इंचार्ज होना चाहिए और दूसरा कौन सा है सर? प्रोडक्शन इंचार्ज। अंडर फैक्ट्री मैनेजर 2 डिपार्टमेंट होंगे, 2 इंचार्ज होंगे, एक तो प्लानिंग इंचार्ज और दूसरा प्रोडक्शन इंचार्ज। इज दैट क्लियर? और सर प्लानिंग इंचार्ज के अंदर भी 4 तरह के लोग होंगे। कितने? 4। प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर भी कितने तरह के लोग होंगे? 4। कौन कौन से देख लो सर। प्लानिंग इंचार्ज के अंदर जो पहला है वो है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। मैं सबका मतलब बताऊंगा, अभी नाम सुन लो। दूसरा है सर रूट क्लर्क। तीसरा है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। चौथा है डिसिप्लिनेरियन, सबका मतलब बताऊंगा। प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर में सर एक है स्पीड बॉस, एक है गैंग बॉस, एक है रिपेयर बॉस, एक होगा इंस्पेक्टर। पुलिस वाला नहीं, वो नहीं, ठीक है। अब मतलब समझते हैं। तो प्लानिंग इंचार्ज का फर्स्ट मैं बताता हूँ पर्सन का नाम, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। सर ये कौन था? जो बेटा वर्कर्स के लिए इंस्ट्रक्शन ड्राफ्ट करता था। वर्कर्स को कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है, क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं, ये इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क पूरे रूल्स, पूरे इंस्ट्रक्शन बनाता था वर्कर्स के लिए। दैट्स इट, ठीक है। दूसरा था सर आपका रूट क्लर्क। रूट का मतलब क्या होता है सर? रास्ता। रूट का मतलब क्या होता है? रास्ता। मान लो एक फैक्ट्री है, चॉकलेट की फैक्ट्री है। चॉकलेट कैसे बनेगा, चॉकलेट की पैकिंग किस तरीके से की जाएगी, चॉकलेट को बॉक्सेस में कैसे पैक किया जाएगा, ये रूट क्लर्क बताता था। किसको? वर्कर्स को। जो डायरेक्शन बताए, जो रास्ता बताए भैया। तो रूट क्लर्क कौन सर? हु लेज डाउन प्रोडक्शन रूट, कैसे प्रोडक्शन होगा, कैसे गुड्स को प्रोड्यूस किया जाएगा। दैट्स इट। इज दैट क्लियर? तीसरा था सर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। क्या नाम है सर? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। जो प्रोडक्ट का टाइम फिक्स करता था कि कितनी देर में प्रोडक्ट बनेगा, ये कौन बनाता था सर? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। कितने का प्रोडक्ट बनेगा, कितने की कॉस्ट होगी, सब ये कौन निकालता था सर? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ठीक है बच्चों। फोर्थ था, नाम से समझ में आ रहा होगा, डिसिप्लिनेरियन। जो सर फैक्ट्री में डिसिप्लिन क्या करता था सर? मेंटेन करता था। तो ये 4 हो गए। प्लानिंग इंचार्ज के चारों बता दिए। पहले इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, दूसरा रूट क्लर्क, तीसरा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, चौथा डिसिप्लिनेरियन। अब हम लोग प्रोडक्शन इंचार्ज की बात करते हैं बच्चों, ठीक है। इसके अंदर जो पहला है वो है स्पीड बॉस। स्पीड का मतलब समझते हो? एक्यूरेट काम करवाना। मान लो एक दिन के अंदर 1000 यूनिट्स तो बनानी है एनी हाउ, और टाइम पर बनानी है भैया। ऐसे नहीं कि ज़्यादा टाइम लेना है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होना चाहिए। एक्यूरेट टाइम पर जो काम कंप्लीट करने की जो ड्यूटी होती थी वो स्पीड बॉस के ऊपर होती थी, ठीक है। दूसरा सर गैंग बॉस। क्या नाम है सर? गैंग बॉस। बोलोगे सर लड़ाई झगड़े? नो नो नो। गैंग बॉस यानी वो पर्सन जो मशीन्स को रेडी रखता था। मान लो मैंने चॉकलेट वाला एग्जांपल बताया था, तो चॉकलेट बनाने की जो मशीन होगी उसको रेडी रखने का काम ये गैंग बॉस रखता था, ठीक है। कीप टूल्स एंड मशीन्स रेडी फॉर ऑपरेशन। भाई मशीन्स ही नहीं होगी तो काम कैसे होगा? तीसरा का नाम है रिपेयर बॉस। बेटा अगर मशीन्स ख़राब हो जाती है तो उसको रिपेयर भी तो कराना है, तो रिपेयर करवाने का सारा काम रिपेयर बॉस के हाथ में। नाम से समझ में आ रहा होगा, रिपेयर बॉस। कीप टूल्स एंड मशीन्स इन द वर्किंग कंडीशन, अगर वो ख़राब हो जाते, ठीक है। लास्ट आ गया इंस्पेक्टर सर। सर ये कौन होता था? जो बेटा चेक करता था कि फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, मान लो आपकी मिठाई बनाने का काम है। अब मिठाई में मिलावट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और मान लो बहुत बड़ी फैक्ट्री है, वहाँ पर ये सारे लोग हैं और वहाँ पर इंस्पेक्टर भी है। तो इंस्पेक्टर ये चेक करेगा कि जो मिठाई बनाई जा रही है वो ढंग से बनाई जा रही है कि नहीं बनाई जा रही, क्वालिटी ख़राब तो नहीं है। क्योंकि क्वालिटी ख़राब होगी तो तुम्हारी इमेज ख़राब हो जाएगी तुम्हारी फैक्ट्री की कि कैसे कैसे प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। तो ये था पहली टेक्निक जिसका नाम था फंक्शनल फॉरमैनशिप। इसमें क्या था? एक फैक्ट्री मैनेजर के अंडर में कितने लोग होंगे सर? कितने डिपार्टमेंट होंगे? 2 प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज, और उसके अंदर कितने कितने लोग? 4 4। अब सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ लो, 2 सेकंड की है बच्चों।
आपको एक चीज़ समझनी है कि जितने भी लोग हैं, ये वर्कर्स नहीं है, ये वर्कर्स के ऊपर वाले लोग हैं जो वर्कर्स को क्या देंगे सर, ऑर्डर देंगे। गजब, यानी सर ये जितने भी लोगों के आपने नाम बताए, ये किसको ऑर्डर देंगे सर, वर्कर्स को। ये डब्ल्यू लिख दिया मैंने। और वर्कर्स के ऊपर इतने सारे लोग वर्कर्स को ऑर्डर देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, और वर्कर्स को उनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। इज़ दैट क्लियर? मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपको फेयोल का एक प्रिंसिपल बताया था जिसका नाम था यूनिटी ऑफ कमांड, अगर आपको याद हो तो बच्चों, ठीक है। उसमें फेयोल क्या बोलता था कि हर सबऑर्डिनेट के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए, ऐसा ही था। लेकिन ये टेलर की टेक्निक जिसका नाम है फंक्शनल फॉरमैनशिप, इस टेक्निक के अकॉर्डिंग एक वर्कर के ऊपर इतने सारे बॉस हैं, देख रहे हो, ठीक है ना, इतने सारे बॉसेस से वर्कर्स क्या लेगा, इंस्ट्रक्शन लेगा। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछे कि फंक्शनल फॉरमैनशिप जो टेलर की टेक्निक है वो कौन से फेयोल के प्रिंसिपल से कॉन्ट्राडिक्ट होती है, तो आंसर विल बी यूनिटी ऑफ कमांड। क्या लिखोगे, यूनिटी ऑफ कमांड, क्योंकि इस टेक्निक में एक वर्कर्स के ऊपर बहुत सारे बॉसेस हैं, और जबकि फेयोल बोलता था हर एक सबऑर्डिनेट के नीचे एक ही बॉस होना चाहिए। दैट्स इट, ख़त्म, फर्स्ट टेक्निक हो गई, ठीक है। अब सेकंड टेक्निक पे आते हैं हम लोग बच्चों। सेकंड टेक्निक का नाम है वर्क स्टडी टेक्निक। क्या नाम है, वर्क स्टडी टेक्निक। ये 4 तरह की होती है। कितने तरह की होती है, 4 तरीके की। इसमें एक होती है फटीग स्टडी, एक होती है मेथड स्टडी, एक होती है टाइम स्टडी, और एक होती है बच्चों मोशन स्टडी, ठीक है। तो ढंग से समझना। सर ये फटीग स्टडी क्या होती है? बेटा मैं आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करता हूँ, सुनना समझना। क्या सारा दिन पढ़ाई कर सकते हो? नहीं सर, सारा दिन कैसे करेंगे, 1 घंटा 2 घंटा में मुश्किल से होती है ना। अगर मान लो आप एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम सारा दिन पढ़ो, 6-7 घंटे तो नॉर्मल हो जाते हैं, तो कुछ ना कुछ रेस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? सारा दिन सुबह से पढ़ाई करोगे तो रेस्ट तो चाहिए। ऐसे ही जो बेचारे फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं वो काफ़ी टायर्ड हो जाते हैं काम कर करके। तो टेलर ने एक टेक्निक बनाई फटीग स्टडी। ये वर्क स्टडी टेक्निक का पार्ट ही है बेटा। इसके अकॉर्डिंग, स्टडी के अकॉर्डिंग क्या होता है सर, जो भी वर्कर सारा दिन काम करते हैं, क्या करते हैं सर, काम करते हैं, वो टायर्ड हो जाते हैं। तो टेलर बोलता था कि भाई उनको थोड़ा बहुत बीच में ब्रेक दो, रेस्ट दो। क्या दो सर, रेस्ट दो। इसको बोलते हैं फटीग स्टडी। क्या बोलते हैं सर, फटीग स्टडी। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे बच्चों, पहले देखो क्या लिखा हुआ है। टायर्डनेस एंड एवरी एम्प्लॉय टेंड्स टू गेट टायर्ड इफ ही और शी इज़ वर्किंग कंटिन्यूसली, ठीक है। टायर्डनेस। ऑब्जेक्टिव क्या थे सर, कि कितनी देर का रेस्ट देना है, कितनी बार देना है, और कितने घंटे का होना चाहिए। दैट्स इट, सिंपल। टेलर ऑब्जर्व्ड एन एवरेज वर्कर गेट्स टायर्ड आफ्टर लॉन्ग वर्किंग आवर्स। काम करते करते वो सामने वाला बंदा वर्कर थक जाता है, तो उसको रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। फिर नेक्स्ट जो स्टडी है वो है सर मेथड स्टडी। क्या लिखा हुआ है बच्चों, मेथड स्टडी। पहली कौन सी थी सर, फटीग। मेथड का मतलब द बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब, किसी भी काम को करने का सबसे बेस्ट तरीका। जैसे आप लोग मैथ्स पढ़ते हो या कोई न्यूमेरिकल पार्ट करते हो, अकाउंट्स पढ़ते हो, एक सम को सॉल्व करते हो, मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, उसके कितने सारे मेथड होते हैं। तो आप उस मेथड से सॉल्व करते हो जो सबसे ज़्यादा इजी होता है कि नहीं होता। हालांकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, लेकिन हम लोग वही मेथड का यूज़ करेंगे जो सबसे ज़्यादा क्या होगा सर, बेस्ट होगा, है ना। मान लो एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कार बनाती है, तो उनको पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से कार को प्रोड्यूस करना है, मैन्युफैक्चर करना है। तो कौन कौन से लोगों की ज़रूरत है, कौन कौन सी मशीन्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और उनको इस तरीके से काम करना है ताकि वो उनका प्रोडक्शन टाइम पर हो जाए और उनकी कॉस्ट कम लगे। ऐसा कोई मेथड होना चाहिए भैया, ठीक है। द बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब, सबसे काम को सबसे बेस्ट तरीके से किया जाए उसको बोलते हैं मेथड स्टडी। अकॉर्डिंग टू टेलर एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चूज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन। टेलर ऑब्जर्व करते थे कि सर बहुत सारे ऑल्टरनेटिव मेथड्स होते हैं, बहुत मेथड्स होते हैं, तो वही मेथड सेलेक्ट करेंगे जो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है बच्चों, जिसमें आउटपुट ज़्यादा हो और वेस्टेज क्या हो, कम। दैट्स इट, दिमाग ज़्यादा लगाना ही नहीं है। फिर सबसे मेरा फेवरेट टाइम स्टडी। टाइम बेटा मान लो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। एक बॉक्स को बनाने में, कोई भी बॉक्स, ठीक है ना, एक डब्बा बनाने में 5 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं सर, 5 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो सोचो एक आवर में यानी 1 घंटे में कितने बॉक्सेस बन जाएंगे सर, 12 बॉक्सेस बनेंगे। तो उसको बोलते हैं टाइम स्टडी। सिंपल,
एक टाइम सेट कर दो कि कैसे काम करना है। एक चैप्टर को मुझे कंप्लीट करने में 1 घंटा लगता है मान लो, तो सर 4 चैप्टर कितनी देर में होंगे सर? 5 घंटे में। बोलोगे सर 4 घंटे में ना, रेस्ट भी तो लोगे। आ रही बात समझ में? तो टाइम स्टडी व्हाट? स्टैंडर्ड टाइम टू परफॉर्म अ जॉब, सेटिंग अप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। कितने वर्कर्स की ज़रूरत होगी? वर्कर्स भी सारे एक जैसे नहीं होंगे, कोई सर एफिशिएंट वर्कर भी होगा, कोई इनएफिशिएंट वर्कर भी होगा। तो क्लासीफाई कर दो, एफिशिएंट वर्कर्स का ज़्यादा यूज़ करना है, इनएफिशिएंट वर्कर का भी यूज़ करना है, लेकिन ज़्यादा नहीं बच्चों, ठीक है ना। तो 3 स्टडी बता दी मैंने, वर्क स्टडी की 4 है, 3 बता दिए। पहला फटीक, दूसरा मेथड, तीसरा टाइम स्टडी, ठीक है। अब एक और जो बची हुई है आपकी इसकी, वो है बच्चों मोशन स्टडी। कौन सी बच्चों? मोशन। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। मान लो एक स्कूल है, ठीक है। उस स्कूल में टीचर्स 3rd फ्लोर में पढ़ाने जाती है बच्चों को, ठीक है। और जैसे ही टीचर क्लास में एंटर करती है तो जैसे 10 बजे क्लास है, तो टीचर 10 बजे स्टार्ट नहीं करती पढ़ाना, ऑन द स्पॉट पढ़ाना स्टार्ट नहीं करती, 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट लेती है। बच्चों ने जाकर प्रिंसिपल को कंप्लेन कर दी कि सर ये टीचर तो है ना 10 मिनट बाद हमें पढ़ाती है। तो प्रिंसिपल ने टीचर को जाकर बोला कि आपके लिए कंप्लेन आ रही है, ठीक है। एग्जाम्पल सुन ला। टीचर ने बोला कोई लिफ्ट ही नहीं लगी हुई है, हम लोग सीढ़ियों से जाते हैं ऊपर, तो हमें बहुत ज़्यादा थक जाते हैं हम लोग, और थोड़ा बहुत तो रेस्ट चाहिए, है ना, चाहिए कि नहीं चाहिए। अब सर तो इसको ताकि एनर्जी बचे टीचर्स की, तो प्रिंसिपल ने क्या किया, वहाँ पर लिफ्ट लगा दी टीचर्स के लिए, ताकि टीचर्स की एनर्जी सेव हो। तो मैं वही बताना चाहता हूँ, मोशन स्टडी। मोशन का मतलब होता है मूवमेंट्स। आप कोशिश करो कि आपकी एनर्जी बचे, ठीक है। मूवमेंट्स भी 2 तरह के होते हैं, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का मतलब जिससे आपकी एनर्जी बूस्ट अप हो बच्चों, ठीक है। और अनप्रोडक्टिव जिससे आपकी एनर्जी क्या हो रही है सर? कम हो रही है। लिफ्ट का जो मूवमेंट होगा वो प्रोडक्टिव होगा, सीढ़ियों से जो तुम लोग जाओगे वो अनप्रोडक्टिव होगा। आई बात समझ में? तो मोशन स्टडी का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या करता है? मूवमेंट्स को डिटरमाइन करता है। और मूवमेंट्स किसके सर? वर्कर्स के, क्योंकि वर्कर्स से तो सारा काम लेना है वाइल परफॉर्मिंग अ जॉब। तो भाई मूवमेंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक तो प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव मूवमेंट्स को ज़्यादा बढ़ाओ जिससे आपकी एनर्जी ज़्यादा बूस्टअप हो और बचे। अनप्रोडक्टिव को क्या कर दो? एलिमिनेट कर दो, हटा दो। अगर आप अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को हटा पाओगे तो इससे आपकी जो मोशन स्टडी की टेक्निक है उसको आप प्रॉपर तरीके से फॉलो कर पा रहे हो। तो सेकंड भी होगी वर्क स्टडी टेक्निक, जिसके कितने पार्ट्स हुए सर? 4 पार्ट्स हो गए। कितने बच्चों? 4 पार्ट्स। पहला मैंने कौन सा बताया सर? फटीक स्टडी, दूसरा मेथड, तीसरा टाइम और चौथा आपके सामने था मोशन स्टडी। अब सिंपल 2 स्टडीज़ बची हुई है, ठीक है। अब आपकी जो नेक्स्ट टेक्निक है बच्चों वो है डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम। क्या लिखोगे? डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम। नाम से समझ में आ रहा होगा। देखो मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। लेबर होते हैं, है ना, हर किसी के अपना एक कैपेबिलिटी होती है काम करने की, ठीक है ना। तो ये जो 3rd टेक्निक है ये लेबर के लिए स्पेशली बनाएगी, उनको बूस्टअप करने के लिए बनाया गया, उनका मोटिवेशन पावर बढ़े, है ना, उनको मोटिवेट करने के लिए। इस टेक्निक में यूँ था, जो जितना मेहनत करेगा या जो जितनी यूनिट्स बनाएगा उस हिसाब से उसको वेजेस दिया जाएगा। समझ रहे हो? कोई ज़्यादा बनाएगा तो ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे, कोई कम बनाएगा तो कम पैसे दिए जाएंगे। तभी तो नाम क्या है? डिफरेंशिएट, यानी अलग। पीस यानी जितने यूनिट्स बनाओगे, वेज यानी मजदूरी उस हिसाब से दी जाएगी। आपके सामने एग्जाम्पल, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है बच्चों, ध्यान से समझो। वर्कर्स हु प्रोड्यूस 90 यूनिट्स, इसको काटो, वर्कर, इसको पढ़ो। वर्कर्स हु प्रोड्यूस 90 यूनिट्स और बिलो 100 विल गेट 95 रुपीज़, दैट्स इट। यानी जो वर्कर आप इसको यूँ समझो, जो वर्कर 100 यूनिट से क्या करेगा सर? कम बनाएगा, उसको कितना मिलेगा? 95 रुपीज़। बस इतना समझो, ठीक है। जो वर्कर 100 यूनिट्स बनाएगा उसको कितने मिलेंगे? 100 रुपये। 2 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट क्या? जो 100 से कम बनाएगा उसको 95 रुपये मिलेंगे सर, ठीक है। जो वर्कर फिक्स 100 बनाएगा, फिक्स 100 एकदम फिगर पे, उसको 100 रुपये मिलेंगे। और जो वर्कर 100 से ज़्यादा बनाएगा, अबव 100, उसको 110 रुपये मिलेंगे। 3 कैटेगरीज हो गई, ठीक है ना। अब जो जिस हिसाब से बनाएगा उस हिसाब से पैसे मिलेंगे। आपके सामने आंसर है। रोहन नाम का एक लड़का है, इसने 92 यूनिट्स बनाई। तो सर 92 यूनिट्स बनाई, आपने बताया था जो बंदा 100 से कम बनाएगा उसको 95 रुपीज़ मिलेंगे। एक यूनिट के 95, तो 92 यूनिट इंटू 95 कर सकता हूँ मैं। तो रोहन विल गेट
92 मल्टीप्लाई बाय 95, जो भी आंसर आएगा, ठीक है। फिर सर साहिल नाम का पर्सन था, इसने 100 यूनिट्स बनाई, तो साहिल ने 100 यूनिट्स बनाई बच्चों, ठीक है। अब ये जो साहिल है इसको कितने मिलेंगे सर? 100 रुपये मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि मैंने आपको बताया था जैसे आप फिगर को मतलब एकदम वहाँ पर पहुँचते हो, उस जगह पे पहुँचते हो 100 पे फिक्स पे, तो आपको 100 रुपये मिलेंगे, दैट्स इट, बात खत्म भाई, ठीक है। तीसरा है जो सागर, कौन है सर? सागर। सागर ने सर 120 बनाई, तो बेटा इसकी कैलकुलेशन आप लोग देखो, मैंने आपको क्या बताया था, 100 के ऊपर 110 रुपये मिलेंगे। वर्कर हु प्रोड्यूस अबव 100, 100 से ज़्यादा तो उसके 110 मिलेंगे। इसका मतलब देखो, कैलकुलेशन देखो आपके पास सामने है, सागर ने 120 बनाई सर, यस सर, ये तो समझ में आ गया। अब सागर को अब देखो बच्चों, मैंने यहाँ लिखा है सागर को 100 तक तो 100 मिलेंगे सर, दैट्स इट। और 100 के ऊपर उसने एक्स्ट्रा कितने बनाए सर? 20 बनाई, है ना, तो 20 के उसको मिलेंगे 110। बोलोगे सर 120 के ही 110 दो ना, बेटा ऐसा थोड़ी होता है, मैंने लिखा क्या है, जो वर्कर 100 से अबव बनाएगा उसके 110 मिलेंगे। सागर ने 120 बनाया, तो सागर को 100 के ऊपर जो उसने एक्स्ट्रा 20 बनाए उसके 110 मिलेंगे, दैट्स इट। तो ये थर्ड टेक्निक थी जिसका नाम था डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम। इसका फ़ायदा क्या होता है बच्चों, इससे वर्कर्स ज़्यादा मतलब ज़्यादा उनको मोटिवेशन फील होता है, वर्कर्स को लालच आता है कि यार हम लोग ज़्यादा काम करेंगे तो हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है ना, और वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देंगे किसको सर? मैनेजमेंट को, दैट्स इट, सिंपल सी थ्योरी है, ठीक है। 3 हो गई। अब लास्ट एंड फाइनल, पहली कौन सी बताई बच्चों मैंने आप लोगों को? सर पहली टेक्निक का नाम था फंक्शनल फॉर्मनशिप, दूसरी आपने बताई वर्क स्टडी, इसकी 4 थी, फटीग मेथड, टाइम और मोशन, थर्ड आपने अभी बताई डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम। लास्ट और फाइनल टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, ठीक है। तो बच्चों हम लोग इसको पढ़ते हैं, व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्ड का मतलब समझते हो क्या होता है? स्टैंडर्ड यानी एक क्वालिटी, है ना, एक स्टैंडर्ड होता है। और या इस टेक्निक का मतलब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, अगर आप कुछ चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो उसमें आप जो भी गुड्स का यूज़ कर रहे हो वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, ठीक है ना। मान लो आपकी टीवी की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एलईडी बनाते हो, तो एलईडी में जो आप मेटल यूज़ कर रहे हो, जो प्लास्टिक है, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना बच्चों, उसमें जो इनपुट है, अगर आप आउटपुट को बहुत अच्छा प्रोड्यूस करना चाहते हो तो आपका इनपुट बहुत बेस्ट होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल अच्छा होना चाहिए सर, मशीन्स अच्छी होनी चाहिए, जो भी लेबर काम कर रही है वो भी अच्छी होनी चाहिए, दैट्स इट, सिंपल सी बात है, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए सर उसका। तो एक चीज़ समझो आप, स्टैंडर्ड मीन्स एवरी यूनिट ऑफ सेम कमोडिटी प्रोड्यूस शुड बी ऑफ सेम टाइप। मान लो टीवीज़ बना रहे हो, 15 टीवी तो अच्छी क्वालिटी की बनाई, बाकी टीवी बेकार बना दी, काम चलाओ, ऐसा नहीं करना भैया। जो भी टीवीज़ बना रहे हो साइज़ सेम होना चाहिए, एक ही तरह का होना चाहिए, वेट भी वही होना चाहिए, समझ में आ रही है बात आपको अच्छी तरीके से। उसकी स्पेसिफिकेशन, मान लो मोबाइल बनाते हो, 10 मोबाइल अच्छे बने, बाकी 15 मोबाइल बेकार कर दिए, तो तुम लोगों ने अपना स्टैंडर्ड क्या कर दिया? गिरा दिया भाई, समझ रहे हो। स्टैंडर्ड यानी एक क्वालिटी, है ना, एक स्टैंडर्ड होता है। और जिस मशीन से आप वो चीज़ें बना रहे हो या जो आप वो प्रोडक्ट बना रहे हो वो इंटरचेंजेबल होना चाहिए, यानी ऐसी भी कोई चीज़ नहीं बनानी है कि भाई फ्यूचर में उसके पार्ट्स ही नहीं मिले, समझ में आ रही बात। या ऐसी मशीन्स का भी यूज़ नहीं करना है अपन लोगों को जिससे हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं कि उसके पार्ट्स ही नहीं मिले, ठीक है ना, उसको बोलते हैं इंटरचेंजेबल। जिस चीज़ का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो जाए उसको बोलते हैं इंटरचेंजेबल। और स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं कि प्रोडक्शन अच्छी तरीके से करना है, आउटपुट अच्छी तरीके से करना है, बाकी उसमें रॉ मटेरियल जो यूज़ कर रहे हो, पहले जो अच्छी क्वालिटी के यूज़ कर रहे थे अभी भी वो यूज़ करो। जैसे मिठाई का एग्जांपल, मिठाई में पहले अच्छा मावा यूज़ कर रहे थे, अभी भी अच्छा मावा यूज़ करो। मशीन्स अच्छी होनी चाहिए, गंदी मशीन्स नहीं होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, जितना पैसा पहले इन्वेस्ट किया उतना पैसा, यानी एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके आपको सारा क्या करना है, काम करना है बच्चों, दैट्स इट, ठीक है सर। फिर आता है सिंप्लीफिकेशन। सिंपल है ये तो, बहुत नाम ही सिंप्लीफिकेशन है। देखो बच्चों मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, किसी भी शॉप पे जाओ, वेदर चाहे वो ऑटोमोबाइल्स का काम हो, चाहे वो मोबाइल्स का काम हो, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम हो, उनकी दुकान पर तुम लोग एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि वो दुकानदार वही चीज़ रखते हैं जो सबसे ज़्यादा क्या होती है सर, सेल होती है। बोलोगे सर नहीं सब रखते हैं, अरे सब रखते हैं, लेकिन क्वांटिटी देखो, क्वांटिटी देखो कि कौन से प्रोडक्ट की ज़्यादा है। मोबाइल्स की शॉप पे जाओ तो आपको वो मोबाइल्स आपको सामने वो ज़्यादा दिखेंगे जो सबसे ज़्यादा सेल होते हैं, MI हो गया, ओप्पो हो गया, ये सबसे ज़्यादा चलते हैं।
दूसरे जो कंपनीज के मोबाइल फ़ोन्स नहीं चलते वो दुकानदार रखता ही नहीं था। तो टेलर बोलते थे सिंप्लीफाई करो अपने काम को, वो वैरायटी अपने शॉप पे मत रखो जो चलती नहीं है सर, दैट सेट, बात ख़त्म हो गई भैया, ठीक है ना। अननेसेसरी जो भी वैरायटी है गुड्स की उसको अपनी दुकान से क्या कर दो, गायब कर दो भैया, ताकि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट ब्लॉक ना हो बच्चों। तो दिस वॉज ये लास्ट था आपका स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। दिस वॉज लास्ट टेक्निक ऑफ टेलर, ठीक है। तो चारों टेक्निक्स मैंने आप लोगों को पढ़ा दी और आई होप क्लियर हो चुकी होगी बच्चों। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, अब इसके बाद इंपॉर्टेंस और आपके फीचर्स बचे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के, मैंने पहले नहीं पढ़ा क्योंकि समझ में नहीं आते, ठीक है ना। अब आपने एग्जाम्पल्स पढ़ लिए, आपको 2 मिनट के अंदर समझ में आ जाएंगे सर ये क्या होते हैं, ठीक है बच्चों। चलो बाय, थैंक यू।